नमस्कार दोस्तों। कायनात अपनी सेक्रेटरी को काम समझाकर अपनी बुलेट के पास आई तो वहाँ जमी भीड़ में से कुछ आदमी आगे आते हुए बोले, आप रहने दीजिए साहिब, हम उठा देते हैं। कायनात ने हाथ से इशारा कर उन लोगों को रोका और खुद बुलेट सीधी खड़ी की। उसने अभी हेलमेट पहना ही था कि एक बूढ़ा आदमी आकर उसके पैरों पर गिरता हुआ बोला, साहिब मेरे पोते को बचा लीजिए साहिब। वो लोग उसे ले गए। कायनात ने हेलमेट बुलेट के फ्रंट मिरर में अटकाया और उस बूढ़े को कंधे से पकड़कर खड़े करते हुए बोली, बाबा पहले आप रोना बंद करिए और आराम से बताइए क्या बात है। उसने एक आदमी को इशारा किया तो वह तुरंत किसी दुकान से एक चेयर लेकर आया। बूढ़े आदमी को चेयर पर बिठाकर कायनात उनके पैरों के पास घुटनों पर बैठकर बोली, अब बताइए क्या हुआ है, कौन ले गया आपके पोते को। वो रघु दादा ने अगरबत्ती का कारखाना शुरू किया है। वो लोग ज़बरदस्ती बस्ती के बच्चों को वहाँ काम करवा रहे हैं। मैंने अपने पोते को भेजने से मना किया तो उसे अगवा करके ले गए। जो भी अपने बच्चे को भेजने से मना कर रहे हैं उनके बच्चे को वो लोग ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। मेरे पोते को बचा लीजिए साहिब, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उस कारखाने में मेरा बच्चा मर जाएगा साहिब, बूढ़ा आदमी रोते हुए कहा। उसकी बात सुन कायनात की मुठिया कस गई। उसने पूछा, ये बात आपने पुलिस को बताई? मैं गया था रपट लिखवाने, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने रपट लिखने से मना कर दिया और कहने लगे कि मुंह बंद रखने में ही समझदारी है। लेकिन मैं कैसे रहने दूं, मेरे पोते को वहाँ वे लोग मार देंगे। कहते हुए वो एक बार फिर रोने लगा। आप किस बस्ती से हैं और ये कारखाना कहाँ है? कायनात ने पूछा तो बूढ़ा आदमी बोला, पुरानी बस्ती में, वहीं 2 गली छोड़कर कारखाना है। हमारी बस्ती के सारे बच्चों को वहाँ ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है। अब आप घर जाइए, कुछ देर में आपका पोता घर पहुँच जाएगा। और हाँ, बाकी बस्ती वालों से भी कह दीजिएगा कि उनके बच्चे सही सलामत घर पहुँच जाएंगे। कायनात ने कहा तो वो आदमी हाथ जोड़कर बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहिब, भगवान आपको सारी खुशियाँ दे। कायनात को आशीर्वाद देकर वो आदमी चला गया। उसके आशीर्वाद पर कायनात आसमान की ओर देखकर फीका सा मुस्कुराई। उसने अपने जेब से रुमाल निकाला और पैर पर जुखम के ऊपर बांध दिया और हेलमेट पहनकर बुलेट स्टार्ट कर वो उस कारखाने की ओर बढ़ गई। कारखाने वाली गली के पास उसने गाड़ी खड़ी की और हेलमेट निकालकर सीट पर रखा। जैकेट भी खोलकर उसने सीट पर रखा और बालों को समेटकर जूड़ा बनाती हुई वो कारखाने की ओर बढ़ गई। उसने अपनी बाजू ऊपर चढ़ाई। रास्ते में उसे एक रोड नजर आया। उसने रोड के एक किनारे पर पैर मारा तो रोड हवा में उछल गया, जिसे बड़ी आसानी से उसने एक हाथ से कैच कर लिया। कारखाने के पास पहुंचकर कायनात ने कारखाने की उठी हुई शटर पर रोड से जोर से 2-3 बार मारा तो उसकी आवाज़ सुन अंदर एक तरफ बैठे 8-10 आदमियों ने उस ओर आते देखा। कायनात को देखकर सब सपा गए और हड़बड़ाते हुए खड़े हुए। राजू जो उन लोगों का लीडर था वो तुरंत कायनात के पास आकर हकलाते हुए बोला, साहिब आप यहाँ क्यों? मैं नहीं आ सकती क्या? शांत लहजे में कायनात ने कहा तो राजू बोला, ऐसी बात नहीं है साहिब, आइए ना अंदर। उसने अपने एक साथी को आवाज़ लगाया, सुरेश साहिब के लिए कुर्सी लेकर आओ। सुरेश तुरंत कुर्सी लेकर आया। राजू ने एक गमछे से उसकी कुर्सी को साफ कर दिया। बैठिए ना साहिब। कायनात आराम से कुर्सी पर बैठ गई। रोड को उनकी कुर्सी की हाथ से टिकाकर खड़ा कर दिया। एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाई, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर गर्दन के पीछे तरफ लगाए वो अपने सामने खड़े आदमियों को घूर रही थी। उसकी आग उगलती आंखों की तपिश को बर्दाश्त कर पाना उन लोगों के लिए नामुमकिन था। 2 को छोड़कर बाकी सब ने गर्दन झुका ली। ये थे गुरु और भूरा।
कायनात ने एक तिरछी नज़र उन दोनों पर डाली, लेकिन कुछ कहा नहीं। सुना रघु दादा ने नया कारखाना खोला है, तो सोचा आकर देख लूं एक बार। काम कैसा चल रहा है? कायनात ने कहा। उसकी आवाज़ में कहीं भी गुस्सा नहीं था, बेहद शांति से वो सवाल कर रही थी। राजू बोला, काम बढ़िया चल रहा है साहिब। सही है, तब क्या बात है? कारखाना तो खुला है, फिर कोई वर्कर नज़र क्यों नहीं आ रहा? अपनी नीली आंखें पूरे कारखाने में घुमाते हुए कायनात मुआवना करती हुई बोली। उसका सवाल सुन सबके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। राजू ने अटकते हुए कहा, वो साहेब, वर्कर्स नाश्ता करने गए हैं। कमाल है, दोपहर में नाश्ता? घड़ी देखते हुए कायनात ने कहा। तो राजू घबराते हुए बोला, वो नाश्ता मतलब दोपहर का खाना। हाँ, वर्कर्स दोपहर का खाना खाने गए हैं। ठीक है, आज मैं फ्री हूँ, वेट करती हूँ। अब आ ही गई हूँ तो वर्कर्स से भी मिलकर ही जाऊँगी, कायनात ने कहा और आराम से बैठी उन लोगों को घूरने लगी। कायनात वर्कर्स का इंतजार करेगी, ये सुनकर सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। अरे तुम सब एक लड़की से इतना क्यों डर रहे हो? लड़की है, कोई बम नहीं जो इतना डरने की ज़रूरत है, गुरु ने अपने साथियों के सफ़ेद पड़े चेहरे को देखते हुए कहा। उनका साथ देते हुए भूरा ने कहा, और नहीं तो क्या साहिब, डब्लू का डर फैला हुआ था। तुम लोगों ने और साहेब निकली कौन? ये लड़की, इससे तुम सब इतना डर रहे हो? थू, तुम सब मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। कायनात ने उन दोनों की बातें सुन उनकी ओर गहरी नज़रों से देखा। माफ़ी साहिब, ये लोग नए हैं यहाँ के, इन लोगों को नहीं पता आपके बारे में। मैं समझा दूंगा, माफ़ कर दीजिए, अनाड़ी है, राजू ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो गुरु बोला, अरे राजू भाई, इस आइटम के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? अरे लड़की कौन डरने की चीज़ थोड़ी होती है, लड़की तो खेलने की चीज़ होती है। तुम सब तो ऐसे डर रहे हो जैसे हम लोगों को कच्चा चबा जाएगी। अरे ज़्यादा से ज़्यादा नोचेगी, काटेगी या झटपटाएगी। वैसे भी छटपटाती मुर्गी का गोश्त खाने में मज़ा ही अलग है। भूरा ने कायनात को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। बाकी आदमी भूरा और गुरु को देख मन ही मन प्रार्थना करने लगे। कायनात उन लोगों को देख मुस्कुरा रही थी। शायद उनके दिमाग में इस वक्त उन दोनों का होने वाला हास्य नज़र आ रहा था। दाएं हाथ की 2 उंगलियों से उन दोनों को अपनी ओर आने का इशारा किया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ इशारे किए और भूरा कायनात की ओर बढ़ गया। आज तुम सबको दिखाता हूँ कि मुर्गी का शिकार कैसे करते हैं। कहते हुए कायनात तक पहुँचा ही था कि एक झटके से खड़े होकर कायनात के उसके मुंह पर एक गुस्सा जड़ दिया। उस एक गुस्से ने उसकी खोपड़ी घुमाकर रख दी। नाक और मुंह से खून के फव्वारे फूट गए। वो कुछ कदम पीछे होकर लड़खड़ा गया। साली तेरी तो, उसने गुरु को इशारा किया और दोनों कायनात की ओर एक साथ बढ़े। पैर घुमाकर कायनात ने भूरा को एक लात मारी और गुरु के पेट में एक जोरदार गुस्सा मारा। दोनों दर्द से बिलबिला उठे। दोनों एक बार फिर कायनात की ओर बढ़े तो एक हाथ से गुरु का दायां हाथ और दूसरे हाथ से भूरा का बायां हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए कायनात ने उनकी पीठ से लगा दी। दोनों अपना हाथ छुड़ाने के लिए छटपटाने लगे। मैं वो मुर्गी नहीं जो तुम जैसों के हाथों छटपटाने लागू। मैं वो शेरनी हूँ जिसके सामने तुम जैसे कीड़े झटपटाते हैं, कायनात ने कहा और घुटने से दोनों के पैरों के बीच में दे मारा। दोनों दर्द में तड़फड़ाते हुए घुटनों के बल गिर पड़े। वो क्या है ना, मैं दिखने में भली ही भोली भाली स्वामी टाइप हूँ, मगर हकीकत में निहाती टाइप की हूँ। बहुत जल्द तुम दोनों को समझ में आ जाएगा कि ये मनाली शहर मुझे साहेब कहकर क्यों पुकारता है। दोनों के बाल मुट्ठियों में भींचकर पीछे की ओर खींचते हुए कायनात ने दांत पीसते हुए कहा और उन्हें एक झटके से छोड़ दिया। दोनों हाथ आपस में झाड़ती हुई कायनात बाकी आदमियों की ओर देखती हुई बोली, बच्चे कहाँ हैं? कौन बच्चे साहेब? यहाँ तो कोई बच्चे नहीं हैं।
राजू ने चेहरे पर डर और घबराहट के कारण आया पसीना पोंछते हुए कहा। उसकी बात सुन कायनात की नीली आंखों में गुस्से के साथ लाल डोरे तैरने लगे। उसने जोर से कुर्सी पर लात मारी और बोली, सही ही कहा है किसी ने, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसके बाद तो उन लोगों की कायनात ने धोबी के कुत्ते के जैसी कुटाई की। स्पेशली गुरु और भूरा को कायनात ने अच्छे से तोड़ा। हाथ और लात के तोड़ने के बाद उसने रोड उठाया और उन लोगों पर बरसाने लगी। जिसने पलटवार करने की कोशिश की उसे तो कायनात ने इतना मारा कि फिर बंदा काउंटिंग ही भूल जाएगा। जिस तरह से वो उन लोगों को मार रही थी उससे उसे भी चोट लग रही थी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब थक गई तब गरजते हुए पूछा, और ट्रीटमेंट चाहिए? याद आया बच्चों के बारे में, या फिर कुटाई के डर से? राजू ने एक और इशारा करते हुए कहा, उधर तहखाना है, वही बच्चे काम कर रहे हैं। उसके पीठ पर एक रोड जमाते हुए कायनात आग उगलती हुई बोली, कमीने, हरामखोर, तेरी तो तू बच्चों से काम करवाएगा? करा उठा। कायनात ने रोड एक तरफ फेंका और उस तहखाने की ओर गई। कायनात ने तहखाने का दरवाज़ा खोला तो अंदर लगभग 20-25 बच्चे थे। बंद सी वो जगह जहाँ कायनात को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। फिर उन बच्चों का क्या हाल होगा, ये सोच कायनात का मन किया अभी की अभी इन आदमियों को मौत के घाट उतार दे। अचानक दरवाज़ा खुलने से बच्चे डर गए, मगर कायनात को देखते ही सब साहिब कहते हुए आकर उससे लिपट गए। एक बच्चे लगभग 6-7 साल की होगी, वो रो रही थी। कायनात एक पैर मोड़कर नीचे बैठकर बोली, क्या हुआ बच्चा, आप क्यों रो रही हो? परी को डर लग रहा है, वो गंदे अंकल परी को मारेंगे, वो बच्ची रोते हुए बोली। तो एक लड़की लगभग 13 साल की उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे परी देख, साहिब आ गई है, अब वो गंदे अंकल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसकी बात सुन परी कायनात को देखती हुई बोली, सच्ची साहिब, गंदे अंकल परी को कुछ भी नहीं करेंगे। सच्ची मुच्ची बच्चा, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, चलिए मेरे साथ। परी को कायनात ने गोद में उठाया और सब बच्चों को अपने साथ चलने का इशारा किया। वो उन आदमियों के पास आई और परी को नीचे उतारकर सब बच्चों से बोली, बच्चा पार्टी, इन गंदे अंकलों ने तुम लोगों को बहुत डराया धमकाया है ना? सब एक साथ बोलो, हाँ। तुम सबको पता है, एक बार ऐसे ही किसी गंदे अंकल ने मुझे डराया था। तब मेरे भाई ने मुझसे कहा था, मार उसके बम पे लात जो तुझे सताता है। उसकी बात सुन बच्चा पार्टी समझ गए कि अब उन्हें क्या करना है। सब मिलकर उन आदमियों के बिगड़े हाल को और बिगाड़ने लगे। कायनात ने उस एरिया के इंस्पेक्टर को फ़ोन घुमाकर एड्रेस देकर जल्दी आने को कहा। साहिब ने बुलाया है। इस डर से 15 मिनट का सफ़र 10 मिनट में तय करके इंस्पेक्टर पाटिल अपने हवलदारों की टीम के साथ अपनी लटकी तोंद लिए पहुंच गए। उन्हें देख कायनात की बहुत तन गई। उसने इंस्पेक्टर से पूछा, इंस्पेक्टर ये एरिया किसके अंडर है? मेरे 2 टूक जवाब देकर इंस्पेक्टर ने सर झुका लिया। तो इस एरिया में कहाँ गलत हो रहा है इसका पता लगाना और उस गलत को रोकना किसका काम है? कायनात ने पूछा। एक बार फिर वही जवाब, मेरा। तो क्या आपने अपना काम ठीक से किया? क्या गलत का पता लगाया? क्या उस गलत को होने से रोका? क्या उस गलत के खिलाफ शिकायत दर्ज की? क्या लोगों की फरियाद सुनी? कायनात चीख पड़ी। इंस्पेक्टर सर झुकाए खड़ा, वर्दी खोने के डर उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। कायनात ने इस गुस्से में उसे अपनी नौकरी दूर जाती नज़र आ रही थी। मैंने कुछ पूछा इंस्पेक्टर? उसे चुप देख कायनात गरजी। तो इंस्पेक्टर मिमियाते हुए बोला, ये काम रघु दादा के अंडर हो रहा था और रघु दादा मंत्री के खास हैं, तो इसलिए। इतना बोल इंस्पेक्टर चुप हो गया। कायनात चिल्लाती हुई बोली, इसलिए आपने इन बच्चों की ज़िंदगी को कोई तवज्जो नहीं दिया, इन लोगों को मरने छोड़ दिया। शुक्र मनाइए कि आपके बदन पर ये वर्दी है जिसकी मैं इज्जत करती हूँ, वरना जो इन लोगों का हाल हुआ है वही आपका भी होता।
एक बात बताइए, ये वर्दी, ये नौकरी आपको किसने दी? तनख्वाह आप किससे लेते हैं? सरकार से या मंत्री से? कायनात ने पूछा तो इंस्पेक्टर बोला, आपको ये वर्दी क्यों दी है? पब्लिक की मदद के लिए। कायनात ने पूछा, जिस पर वो बोला, तो क्या आपने ऐसा किया? कायनात के इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। कायनात ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री के तलवे चाटने के लिए तैयार रहिए इंस्पेक्टर, क्योंकि बहुत जल्द आपके बदन पर से ये वर्दी उतरने वाली है। तो अब अपनी नौकरी का इंतज़ाम मंत्री के पास कर लीजिए। मुझे माफ़ कर दीजिए साहिब, मैं पैसों की लालच में अंधा हो गया था। मंत्री जी ने मुझे कुछ ना कहने के लिए पैसे दिए थे। गलती हो गई, मुझसे माफ़ कर दीजिए, इंस्पेक्टर वर्दी खोने के डर से बोला। जिस पर कायनात ने कहा, कायनात सूर्यवंशी की अदालत में माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक ये वर्दी है तब तक ईमानदारी से काम करके इस वर्दी का मान रख लीजिए। ले जाइए इन आदमियों को इनके ससुराल। इनकी खातिरदारी तो मैंने कर दी है, बची कुची कसर आप पूरी कर दीजिए। जल्द ही आपके टेबल पर सस्पेंड ऑर्डर मौजूद होगा। इंस्पेक्टर ने हवलदारों को इशारा किया उन आदमियों को जीप में डालने का। कायनात ने उन्हें रोका और गुरु और भूरा के पास आकर दोनों के जबड़े अपनी उंगलियों में भींचती हुई बोली, मनाली शहर मुझे साहिब बोलता है, क्योंकि मैं इस शहर की राजा अब हूँ और यहाँ मैं कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं कर सकती। जेल में सोचते रहना कि नोचने, काटने और झटपटाने वाली लड़की ने तुम सबको तोड़ कर रख दिया है। याद रखना साहिब हूँ मैं, ये शहर मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं। दुआ करना कि जेल से छूटने के बाद मुझसे दोबारा मुलाकात ना हो तेरी, वरना अगली बार मेरी ओर उठ सके इस लायक तेरी नज़र को छोड़ूंगी नहीं। कायनात के इशारे पर इंस्पेक्टर उन आदमियों को जीप में डालकर ले गए। कायनात ने डीसीपी को कॉल कर उस इंस्पेक्टर के बारे में बताया और फैसला डीसीपी का था उसे कितने दिन के लिए सस्पेंड करना है। फ़ोन जेब के हवाले कर वो बच्चों से बोली, चलो तुम सबको घर छोड़ दूँ। बाहर आकर उसने परी को बुलेट पर आगे बिठाया और 2 बच्चे उसके पीछे बैठ गए। बाकी के बच्चे पैदल चल रहे थे। कायनात उन लोगों के पास ही धीरे धीरे बुलेट चला रही थी। अरमान ने गुस्से में गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने रोकी जिस पर बोर्ड लगा था ठाकुर कंस्ट्रक्शन का। चाबी गार्ड की ओर उछालकर वो सीधा अंदर की ओर बढ़ गया। सम्राट भी उसके साथ ही चल रहा था। उसे देखते ही ऑफिस के सारे स्टाफ खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगे। उसने सबको इनको इग्नोर किया और सीधा अपने कैबिन में पहुंच गया। अपना कोट खोलकर गुस्से में चेयर पर फेंक दो। वो किसी घायल शेर की तरह चहलकदमी करने लगा और सम्राट गर्दन दाएं बाएं घुमाते हुए उसे देख रहा था। यार एमी शांत हो जा, यार हो गया ना, अब भूल जा। सम्राट ने उसे शांत करने की कोशिश की तो अरमान गुस्से में उसकी ओर घूमकर बोला, निहाती बदतमीज़ लड़की थी वो, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अरमान ठाकुर से बदतमीजी करने की। क्या कहा उसने? वो शेरनी है, उसे काबू करने वाला शेर पैदा नहीं हुआ। माय फुट, हाउ डेयर शी, मुझ पर हाथ उठाया उसने, छोड़ूंगा नहीं मैं। हाँ उसने बदतमीजी की तो तूने तो जैसे मुंह से उस पर रतन जड़ित फूल बरसाए थे। शुरुआत तूने ही की थी, गलती तेरी थी। माना तूने जानबूझकर उसे नहीं ठोका, लेकिन यही बात तू आराम से कह देता, लेकिन नहीं, तू किसी से माफ़ी कैसे मांगेगा? कुछ गलत नहीं कहा उसने, बस तेरी बदतमीजी का तेरे ही लेजे में जवाब दिया है। सम्राट ने चिल्लाते हुए बोला तो अरमान बच्चों से रूठते हुए बोला, तू मेरा दोस्त है या उस नीली आंखों वाली मिस घमंडी बिल्ली का? हाँ हाँ, क्या नाम है? मिस घमंडी बिल्ली। एमी यार मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए तुझे बता रहा हूँ, आज तूने बिल्कुल सही नहीं किया। तू वो एमी हैनी ही नहीं जिसे मैं जानता था। मेरा यार तो गलती करने पर खुद सामने जाकर माफ़ी मांगता था। उस एक लड़की के पीछे तूने खुद को क्या से क्या बना दिया। भाई सम्राट पहले तो हंसते हुए बोल रहा था,
लेकिन अपनी बात ख़त्म करते करते इमोशनल हो गया। मैंने कुछ गलत नहीं किया समझा, और हाँ, मैं अब भी तेरा एमी ही हूँ, बस अब इमोशनल फूल बनना छोड़ दिया है। सबको अच्छा समझता था, इसी बात का सबने फ़ायदा उठाया। खैर, रही बात इस लड़की की, तो मुझसे गलती हुई, इसलिए मैंने उसे पैसे दिए थे इलाज के लिए। इससे ज़्यादा इन जैसे लड़कियों के लिए मेरी नज़र में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अरमान के चेहरे पर एक कड़वाहट ने जगह ले ली थी। अतीत को याद करते हुए, अच्छा, उसे पैसे देना कहते हैं या पैसों की अकड़ दिखाना? सम्राट ने उसे घूरते हुए कहा। तो अरमान बोला, अब प्लीज तू उस मिस घमंडी की वकालत करना बंद कर, समझा? तेरी दलीलों से सच्चाई नहीं बदल जाएगी, और सच्चाई ये है कि वो लड़की एक नंबर की बददिमाग, बदमिजाज और निहायती बदतमीज किस्म की थी। अच्छा, तो क्या करती? दो बोल ना करती, तेरी आरती उतारती, तुझसे कहती, ओ मिस्टर अरमान ठाकुर, अहो भाग हमारे, जो आपने मुझे अपनी गाड़ी से ठोका, आपसे ठुक के तो मैं धन हो गई। सम्राट की बात सुन अरमान एक भाव उठाकर उसे घूरने लगा। तो सम्राट बोला, घुर मत, मुझे डरते होंगे सब तुझसे, मैं नहीं डरता। तूने देखा नहीं कितनी चोट आई थी तेरी मिस घमंडी को, जिन्स खून से सना था। क्या ये सब भी तुझे बकवास लगता है? कमीने, वो मेरी नहीं है, समझा? तू उसे तेरी मिस घमंडी बोलना बंद कर। और रही बात चोट की, तो आई होट केयर, किसी को चोट लगे, किसी का खून बहे या कोई मरे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इन लड़कियों की यही तो ट्रीट होती है, इमोशनल फूल बनाना। ये खून, ये चोट, ये सब बेचारी बनने का तरीका है। ऐसे ही तो वो भी आई थी मेरी गाड़ी के सामने, गाड़ी से दिल, दिल से ज़िंदगी, और अब दिमाग में नफरत बनकर पनप रही है। इन लड़कियों को सिर्फ पैसों से प्यार होता है, और ये जो तू उस लड़की के गुण गा रहा है ना, ये भी उस जैसी ही है। पैसे ना लेना, घमंड दिखाना, ये सब एक दिखावा है। नफरत है मुझे लड़कियों से, इसलिए मुझे नहीं फ़र्क पड़ता किसी के दर्द से। अरमान के चेहरे के भाव बन और बिगड़ रहे थे। अपनी बात खत्म कर गुस्से से उसने टेबल पर हाथ मारकर सारा सामान गिरा दिया। आई जस्ट हेट हर, जहन में घूम रहे चेहरे को मिटाने के लिए गुस्से से कहते हुए उसने टेबल पर हाथ मारा, तो कांच टूटकर बिखर गया। कांच के कुछ टुकड़े उसके हाथों में भी धंस गए। सम्राट ने तुरंत ड्रावर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और अरमान को चेयर पर बिठाकर उसका हाथ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, जिसे देख अरमान हंसते हुए बोला, ओए, तू क्या बच्चों की तरह रो रहा है? रोना तो उसे पड़ेगा जिसने गलत किया, वो भी खून के आंसू रोना पड़ेगा उसे। एमी, मत कर यार, मत कर, खुद के साथ ऐसा मत कर, खुद को तकलीफ देना बंद कर। जो बीत गया उसे भूल जा, ये नफ़रत, ये बदला, ये सब कुछ भूल जा यार। इस सब से तुझे सिर्फ दर्द ही मिलेगा। अरमान के हाथ से धसे कांच के टुकड़े निकालते हुए सम्राट ने कहा। तो अरमान फीकी सी हंसी हंसते हुए बोला, यही तो मैं चाहता हूँ, मुझे दर्द हो पर कम वक्त दर्द महसूस ही नहीं होता। आज उस नीली आंखों वाली लड़की को देखकर एक बार फिर वो यादें जहन में आ गई, जिन्हें भूलने की लाख कोशिशें कर चुका हूँ। इसी तरह तो मेरी मुलाकात हुई थी उस बेवफा से। काश जिस तरह उस नीली आंखों वाली के जख्म देखकर भी मैंने अनदेखा कर दिया, उसी तरह उस दिन उसके जख्म भी अनदेखा कर देता। काश उस दिन उसकी मदद ना की होती मैंने, तो आज सब कुछ पहले की तरह होता। एमी, मेरे भाई, हर लड़की मोहिनी सक्सेना नहीं होती। हर लड़की को पैसों से प्यार हो ये ज़रूरी नहीं। कोई ऐसी भी होगी जो तेरे पैसों से नहीं बल्कि तुझसे प्यार करेगी। अरमान के हाथ पर मरहम लगाते हुए सम्राट ने कहा। तो अरमान बोला, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि प्यार सिर्फ तब तक जिंदा रह जा सकता है जब तक उस प्यार के बीच पैसा हो। जिस दिन पैसा बीच से निकला, ये प्यार कफूर की तरह उड़ जाएगा। जिस दिन तेरी जिंदगी में किसी सही लड़की की एंट्री होगी, उस दिन तेरी सोच भी बदलेगी, और मुझे यकीन है ऐसा जल्द ही होगा। और तेरी ज़िंदगी में किसी ऐसे की एंट्री होगी जो तेरे बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि तुझसे मोहब्बत करेगा, जिसके लिए पैसा नहीं बल्कि तू ज़रूरी होगा। सम्राट ने कहा और अरमान के हाथ पर पट्टी बांधकर खड़ा हुआ।
अरमान ने कहा तो सम्राट बोला, वो दिन कभी नहीं आएगा। आएगा ज़रूर आएगा, और शायद आ चुका है। तेरे बराबर की लड़की ने तेरी ज़िंदगी में धांसू एंट्री मार ली है। अच्छा, और ज़रा मैं भी तो जानूं कि वो मोहतरमा है कौन? अरमान ने सम्राट को घूरते हुए कहा, जिस पर सम्राट हंसते हुए बोला, तेरी नीली आंखों वाली मिस घमंडी। उसकी बात सुन अरमान उसकी ओर लपका तो सम्राट भागने लगा। दोनों किसी 5 साल के बच्चे की तरह कैबिन में भाग रहे थे। सम्राट आगे और अरमान उसके पीछे। आखिरकार अरमान ने उसे दबोच ही लिया। ओह हो तो साले, क्या कहा तूने कमीने? दोबारा मेरे साथ उस घमंडी का नाम जोड़ा तो तुझे उल्टा लटका के धोऊंगा। अबे तुझे तो खुश होना चाहिए, इतनी खूबसूरत लड़की का नाम तेरे साथ जोड़ा। देखा नहीं तूने? उसके सामने तो हुर की पैया भी पानी भरती नजर आए। सम्राट अपनी गर्दन छुड़ाकर बोला तो एक पल के लिए अरमान की आंखों के आगे कायनात का चेहरा घूम गया। एटीट्यूड से भरा उसका चेहरा, उस पर उसकी वो गहरी नीली आँख, आग उगलती आंखें, वाकई खूबसूरत शब्द शायद उसके लिए बना था। अरमान, हर चमकती चीज़ हीरा नहीं होती। वो लड़की बेशक खूबसूरत थी, मगर जिस्मानी खूबसूरत नहीं, रूह की खूबसूरती ज़्यादा मायने रखती है। सर, हुस्न की खूबसूरती का क्या मोल है? जो दिल से खूबसूरत हो वही अनमोल है। सम्राट, वाह वाह, क्या बात है। अपनी मिस घमंड से मिले अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ तुझे, और तू शायर बन गया। साले, अब सच में पिट जाएगी तू। और उस घमंडी को मेरा मेरा कहना बंद कर, समझा? उस नीली आंखों वाली घमंडी लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज की ये बदतमीजी उसे बहुत महंगी पड़ेगी। सबके सामने जो उसने मेरी बेइज्जती की है, उसकी भरपाई तो उसे करनी ही होगी। अरमान गुस्से में बोला। सम्राट, एमी तू। सम्राट आगे कुछ बोलता उससे पहले उसे टोकते हुए अरमान ने कहा, मिस्टर जायसवाल वाले प्रोजेक्ट को ठीक से स्टडी कर ले। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं तेरे अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। 1 घंटे में मुझे रफ ब्लूप्रिंट चाहिए होटल की। और हाँ, प्यून से कह देना कैबिन ठीक कर दे। तब तक मैं मीटिंग रूम में हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए। इतना बोल अरमान कैबिन से निकलकर मीटिंग रूम की ओर बढ़ गया। उसके जाने के बाद सम्राट ने खुद से कहा, आज पहली बार तुझे कोई टक्कर की मिली है एमी। कोई ऐसी जो तेरे आंखों में आंखें डालकर तेरी बदतमीजी का जवाब दे सके, ना कि तेरे पैसों को देखते हुए तेरी चापलूसी करे। ऊपर देखकर उसने कहा, महादेव, आज 3 साल बाद पुरानी एमी से मुलाकात हुई, जिसकी आंखों में जुनून था। भले ही वजह कुछ भी हो, आज रियल एमी की झलक दिखी मुझे। वो एमी जो शेर की तरह दहाड़ता था। बस इसे वापस पहले जैसा कर दीजिए। मेरा दिल कहता है कि वो नीली आंखों वाली लड़की ही इसे दोबारा जीना सिखाएगी। मुस्कुराना भूल गया है मेरा दोस्त। मुझे लगता है वो इसे मुस्कुराना सिखाएगी। बस कैसे भी उस लड़की की एंट्री एमी की लाइफ में करा दीजिए महादेव। टेंशन ही सही, लड़ाई ही सही, पर शायद इस लड़ाई के कारण वो अपना दर्द भूलने में कामयाब हो जाए। मीटिंग रूम। एक चेयर पर बैठा अरमान सर पीछे की ओर टिकाए किसी सोच में गुम था। थोड़ी देर पहले की घटना उसके आंखों के आगे घूम रही थी। कायनात की आंखें गुरूर से भरा उसका चेहरा, उसकी बातें, उसे कायनात का उस पर हाथ उठाना नजर आ रहा था। और उसकी वो बात, आज तो मैंने उसका हाथ रोक लिया, मगर हर बार रोक लूँ इतनी महान नहीं। इस जंगल की शेरनी हूँ मैं। गीदड़ शेर की बातें करते अच्छे नहीं लगते। मैं वो तेजाब हूँ जो किसी की जिंदगी पर पड़ जाए तो सब कुछ खोखला करके रख देता है। एक झटके से उसने आंखें खोली और टेबल पर रखा पेपर वेट उठाकर सामने दीवार पर दे मारा। तुम वो पहली लड़की हो मिस घमंडी जिसने अरमान ठाकुर से बदतमीजी की, और आज की ये बदतमीजी के लिए पछताओगी। तुम कोसोगी उस पल को जब तुमने मुझसे बदतमीजी की। आज अनजाने में सही तुमने मेरे जख्म को रेदे हैं, और इसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। नीली आंखों वाली घमंडी कायनात सूर्यवंशी, आई हेट यू एंड यू विल हैव टू पे फॉर योर बिहेवियर। जिस तरह सबके सामने तुमने मेरी इंसल्ट की है, उसी तरह सबके सामने तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी। गेट रेडी मिस यू।
सूर्यवंशी, क्योंकि अरमान ठाकुर नाम का ग्रहण तुम्हारी ज़िंदगी में लग चुका है। ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं, अगला पार्ट कल वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।